फिर से प्रणाम सब आदमी को, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। तब लाइव की शुरुआत करते हैं। तो 2-4 लाइन में कुछ बोलना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग असली मुद्दे पे आएंगे। तो सामाजिक उत्थान एक घटना नहीं बल्कि सामूहिक प्रयासों की एक श्रृंखला है, जिसमें हर एक व्यक्तिगत योगदान एक महत्वपूर्ण कड़ी बन के जुड़ते जाती है। आज का दिन नव समाज निर्माण व उत्थान में योगदान देने वाले लोगों के लिए असीम प्रेरणा का दिन है। आज के ही दिन पैदा हुए महान स्वतंत्रता सेनानी व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय किसानों व जवानों में एक नव ऊर्जा का संचार किया, बल्कि हरित क्रांति व पाकिस्तानी आक्रांताओं से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के रूप में 2 अमूल्य उपलब्धियां भी राष्ट्र को प्रदान की और 20वीं सदी के महानायक और पश्चिमी साम्राज्यवाद की अन्यायी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने वाले गांधी जी का भी आज जन्म दिवस है, जिन्होंने दमनकारी शक्तियों के खिलाफ खड़े होकर संघर्ष करने की शक्ति जन जन में भर दी। उनके सविनय अवज्ञा की अवधारणा अभी भी अन्याय पर आधारित व्यवस्था को चुनौती देने का सबसे प्रभावी हथियार है। इन महान पुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है, जिसमें हर एक व्यक्ति का योगदान बराबर मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। केसीएस फाउंडेशन भी मिथिला के विकास हेतु होने वाले व्यक्तिगत योगदानों का एक माध्यम है, मंच है, और आज इस मंच पर स्वागत है श्री धैर्य नारायण जी का, जिनके द्वारा लिखी पुस्तक स्पीक वेल का निःशुल्क वितरण फाउंडेशन के तत्वावधान में विगत महीने में किया गया था। और स्वागत है आप सभी शुभचिंतकों व सहयोगियों का, जिनके साथ मिलकर और जिनके सतत मार्गदर्शन के साथ केसीएस फाउंडेशन मिथिला के विकास में सदैव तत्पर रही है और रहेगी। थोड़ा मैं धैर्य नारायण जी के बारे में बताना चाहता हूं कि ये एक कुशल अभियंता, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर, एक सफल एंटरप्रेन्योर तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफल रहते हुए सोच बापू के गांव के लिए यही सोच केसीएस फाउंडेशन को धैर्य जी के निकट लाता है। अंग्रेजी नहीं बोलना, गांव व हिंदी तथा मातृभाषा के माध्यम से पढ़े या पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की कैरियर के विकास में कमजोरी ना रहे, उन्होंने स्वयं स्पीक वेल नामक पुस्तक लिखा, जिससे अंग्रेजी बोलना सरल व गैर परंपरागत तरीके से सीखा जा सके। अब तक करीब 3000 से ज्यादा प्रतियां निःशुल्क एवं सहायतार्थ बांटा गया है। आज हम धैर्य नारायण जी से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी भाषा की प्रासंगिकता, उपयोगिता इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानना चाहेंगे कि कैसे उनकी पुस्तक का बच्चे अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। अब मैं धैर्य नारायण जी से निवेदन करूंगा कि 2 लाइन जरूर अपने बारे में बताएं। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस किताब को लेकर के फिर मैं उनसे चर्चा करूंगा। धैर्य नारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा छात्र छात्राओं को जो केसीएस फाउंडेशन के माध्यम से इस पुस्तक से लाभ ले रहे हैं। और आज इस परिचर्चा के दौरान यह भी अपना लक्ष्य होगा कि उन बच्चों, युवक युवतियों जो इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें उनकी जो कठिनाइयाँ हो या किसी तरह का फीडबैक हो, तो हम चूँकि ऑनलाइन हैं तो इसी माध्यम से हम उनसे भी बात कर सकें। अंग्रेजी का न तो जैसा आपने मेरे बारे में बताया, अंग्रेजी का मैं कभी छात्र नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस परिवेश में जाता गया वहाँ पे मैंने देखा कि अंग्रेजी का महत्व जितना नहीं होना चाहिए उतना है। अब उसको मैंने स्वीकार किया और न ही इसका विरोध या प्रतिकार करते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना
भले ही हम अंग्रेजी माध्यम से न पढ़े हैं, लेकिन हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चों या अपने कैरियर में जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, हम उनकी बराबरी कर सकें। और यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। ये अवधारणा है लोगों में जो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े हैं कि हम अब यह एक बहुत कठिन कार्य है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसके बारे में मैंने सोचा कि आखिर क्या कारण है जो लोग इसको कठिन समझते हैं। एक कारण जो मैंने ये महसूस किया कि जो ग्रामर बच्चे अपने विद्यालय में नहीं पढ़ पाए ठीक से, और उन्हें इस तरह का माहौल नहीं मिला बोलने का, वो अब उससे ज्यादा दूर जाते रहे हैं। अब जहाँ पे इससे उनको लाभ मिलना चाहिए अच्छी अंग्रेजी बोलने से, अब चूंकि उनको वो समझ चुके हैं कि ये कठिन है, और जो तरीका से उन्हें बताया गया है कि आपको अंग्रेजी सीखना है, वो तो छात्र जीवन में ही वो न कर पाए। तो अब छात्र जीवन के बाद जब वो युवा अवस्था में नौकरी के या जॉब मार्केट में आते हैं, बिहार जैसे सुदूर और मिथिला जैसे सुदूर क्षेत्रों से जब वो दिल्ली मुंबई आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यह एक उनका, आप कह लीजिए कि एक हैंडीकैप हो जाता है, और ये जीवन भर चलता रहता है। जबकि सच्चाई ये है कि अंग्रेजी कोई एक भाषा है। अब बताइए, जो हम लोग अपनी मातृभाषा मैथिली बोलते हैं, हम और पंकज जी आप, क्या हम लोगों ने मैथिली बोलने के लिए ग्रामर का अध्ययन किया पहले? क्या उत्तर है नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों न एक ऐसा आसान तरीका बनाया जाए जिससे कि बच्चे अंग्रेजी सीख भी लें, बोल भी लें। कुछ भ्रांतियां उनके दिमाग में है, ये ग्रामर वाला पोर्शन कि हम बहुत कठिन रास्ता है और हम नहीं कर पाएंगे, और दूसरा ये कि अरे हमारे यहाँ अंग्रेजी का तो माहौल ही नहीं है। ये दोनों भ्रांतियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि इसको इस तरह से यह अलग है, यह कि हमने कहा कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। तो एक बच्चे उत्सुक हो गए कि आखिर क्या हो सकता है ऐसा। और जो विधा में जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि यही विधा से मैं स्वयं अंग्रेजी पढ़ा हूं। शायद अपने जीवन काल में या छात्र जीवन में गणित, विज्ञान, हर एक विषय का ट्यूशन पढ़ा होऊंगा, लेकिन एक अंग्रेजी है जो मिथिला या बिहार के बच्चे न तो स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं और न ही अलग से ट्यूशन पढ़ते हैं, और उन्हें माहौल नहीं मिलता है ऐसा। तो ये चीज वो कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, और इससे अपने विषय में पारंगत होते हुए भी वे इस चीज को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें उससे कम मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं। और यही कोशिश है कि इसी कमी को पाटने के लिए, इसे मैं प्रोफेशनल इनइक्वालिटी कहूंगा कि ये है विद्यमान, ये सच्चाई है। तो अब ये जो व्यावसायिक असमानता है जिसके चलते वो आर्थिक असमानता में बदल जाती है, और वो आर्थिक असमानता के चलते सामाजिक असमानता भी व्याप्त रहता है। तो मैंने कहा कि ये एक छोटा सा, यही एक कारण नहीं है ये सारे चुनौतियों का सामना करने के लिए, लेकिन ये व्यावसायिक असमानता को, इनइक्वालिटी को अगर हम कुछ हद तक दूर कर पाए तो यह अपने आप में एक अचीवमेंट होगा, और उसे सामाजिक, आर्थिक और फिर सामाजिक समानता की तरफ ले जाएंगे। जी जी जी। हाँ, मुझे भी याद है कि ऐसा लग रहा है, याद ही है मुझे भी कि जब मैं 6th ग्रेड में पहुंचा तो हमारे स्कूल में ABCD सिखाई जाती थी। क्या ऐसा ही था आपके पास भी? मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं 6ठे क्लास में ABCD पढ़ा। वही तो। और चूंकि इससे रिलेट कर पाएंगे आज के जो ऑडियंस हैं, ये रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से 6ठी में भी जो ABCD उन्होंने भी शायद उससे पहले सीखा होगा। तो जब 6ठी से में ABCD पढ़ने के बाद हम और आप अपने देश से और मिथिला से बाहर रह के एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल का सामना कर रहे हैं, और वो अंग्रेजी के माध्यम से ही, तो क्यों ना अन्य सभी लोग कर सके, क्यों ना आगे की पीढ़ी यह काम कर सके।
बिल्कुल सही बात है। मेरे हाथ में ये किताबें हैं जिन्होंने धैर्य नारायण जी ने के द्वारा रचित किताबें हैं, और मैंने भी इस किताब को पढ़ा और काफी इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत जैसा हम लोग डेली रूटीन में बातचीत करते हैं, बहुत इन्होंने टाइप वाइज इस किताब को बना रखा है। और इस किताब के 2 पार्ट भी मैं देख पा रहा हूँ। तो कुछ हमारा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इनको लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारा किताब हम लोगों ने वहां डिस्ट्रीब्यूट किया था और ये किताब इन्हीं के द्वारा भिजवाया गया था और निःशुल्क वितरण किया गया था। और आगे भी मुझे लगता है और इनसे आश्वासन भी मिला है कि और भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड होंगे तो और भी प्रतियां ये उपलब्ध करा सकते हैं निकट भविष्य में। तो हम लोग चाहते हैं कि इस किताब को कैसे पढ़ें, इसीलिए मैं इनको लेके आया हूं, क्योंकि इन्होंने किताबें लिखी है और इनको बेहतर तरीके से मालूम है कि इसका अध्ययन कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो पहले से बहुत किताबें हैं, फिर यह पुस्तक क्यों, इसकी क्या उपयोगिता है, जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जैसा पंकज जी मैंने कहा कि जो अपने बच्चे हैं या विद्यालय में पढ़ रहे हैं या विद्यालय से निकल चुके हैं, यह उन्हें भ्रम है इस बात का कि अब ग्रामर चूंकि हम कमजोर रहे हैं और उस माध्यम से हम चूंकि उसके ऊपर में दक्षता नहीं ला पाए तो अब हमसे नहीं हो पाएगा। और दूसरा भ्रम यह है कि हमें तो माहौल अंग्रेजी बोलने का नहीं मिला। अब बताइए, मैथमेटिक्स हम बनाते हैं तो मैथमेटिक्स का कोई माहौल होता है गांव में क्या? लेकिन मैथमेटिक्स का हम अभ्यास करते हैं। तो किसी भी विषय के बारे में जहां पे आपको दक्षता लेनी है, आपको अभ्यास करने की जरूरत है। और खास के अंग्रेजी बोलना, तो जैसे आप खेल कूद में जैसे दक्षता चाहते हैं तो बिना खेले हुए आप दक्ष हो सकते हैं, उसी तरह से किसी भाषा को बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। भले ही अंग्रेजी के लिए और कोई इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप अमेरिका और इंग्लैंड में रहें और वहां पे माहौल अंग्रेजी का मिलेगा तभी आप बोल पाएंगे। ये माहौल आप जिस परिवेश में हैं वहां पे क्रिएट किया जा सकता है, वहां पे बनाया जा सकता है। आपके अपने घर में बनाया जा सकता है। आपके जो निकटतम मित्रगण हैं 2 या 3, केवल 2 या 3 को चुनाव कर लीजिए और उनके साथ बनाया जा सकता है। रही बात की जो अन्य पुस्तकें हैं जिसके बारे में आपने पूछा, ये बहुत ही रिलेवेंट है प्रश्न। एक्चुअली मैं भी यही सोचता था। एक बार मुझे विचार हुआ कि जब मैं गांव जा रहा था कि क्यों न अपने गांव में, चूंकि गांव के बच्चे अंग्रेजी में सामान्यतया कमजोर होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, तो क्यों ना हम कुछ पुस्तक खरीद लें, एक अच्छी किताब को चुन के और उसे वितरण किया जाए। जब मैंने 10 या 12, आपको स्मरण होगा कि मधुबनी में स्टेशन रोड पे मैं अपने ससुराल तिरहुत कॉलोनी से जा रहा था अपने पूज्य चाचा जी के यहाँ जैन कॉलेज के पास, उसी रास्ते में तमाम पुस्तक की किताबें हैं, दुकानें हैं। वहां पे मैंने 10 या 12 ग्रामर या ट्रांसलेशन की किताब से जब अंग्रेजी बताए जाते हैं, वो सिखाई जाती है, उसके बारे में मैंने देखा तो मैंने तुरंत यही आकलन किया कि इसको पढ़ के बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे बोलना। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक अलग ढंग से बनाया जाए, और यही इसका मूलभूत उद्देश्य है इस किताब का, कि इसमें हम क्या कहते हैं कि किसी भाषा को भले ही आप अनंत वाक्य बोलते हैं, चाहे हिंदी हो, मैथिली हो, या भोजपुरी हो, या अंग्रेजी हो, या फ्रेंच हो, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो आप 50 से 60, अमूमन 50 से 60 तरह के वाक्यों से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अनंत वाक्य बनाएंगे, आप अनंत वाक्य पढ़ेंगे, बोलेंगे, लेकिन आप बोलते, लिखते, पढ़ते केवल 50 या 60 तरह के वाक्य हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसे 50 या 60 तरह के वाक्य कौन कौन से हैं? क्या हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या हम उसकी पहचान कर सकते हैं? तो शुरू कीजिए, जैसे कि हिंदी में, अब हम हिंदी में लिखते हैं जैसे कि एक तरह का वाक्य, जैसे कि राधा नृत्य कर सकती है, ये एक हुआ वाक्य। अब दूसरा अगर वाक्य हो कि मोहन गाना गा सकता है, सीता खाना खा सकती है, रीता खाना पका सकती है, मैं पढ़ाई कर सकता हूं,
वे लोग खेल सकते हैं, ये सब हिंदी में एक तरह के वाक्य हुए। सही बात। और उसका अगर आप अंग्रेजी में देखें तो हमने हिंदी में उसका पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया इस टाइप के, तो ये एक टाइप हो गया। अब उसी टाइप का अंग्रेजी में भी अनुवाद अगर देखें जी। तो सीता कैन ईट, राधा नृत्य कर सकती है, राधा कैन डांस, मैं पढ़ाई कर सकता हूं, आई कैन रीड। तो अब देखिए आप सकता हूं, सकते हैं, वो सकती है, एक पैटर्न हुआ हिंदी में, और उसी कैन के साथ वो वर्ब का यूज और जो आप यूज करते हैं वो एक पैटर्न बन जाता है। तो बच्चे को या जो लाभार्थी हैं, इससे विद्यार्थी हैं, उनको अब एक टाइप के बारे में पता चल गया जो हिंदी में क्या टाइप है और उसका क्या पैटर्न है, और अंग्रेजी में जो उसका जो सही अनुवाद है और दूसरे जो वाक्य हैं उससे क्या पैटर्न बनता है। अब आपको यह याद कर लेना है, आपको याद कर लेना है, 2-4 सही बात आपको याद। अब जब इस पैटर्न को आप जी जब इस है इस किताब में आपने टाइप वाइज सब बना के रख दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें अब इसके जो भाग 1 और भाग 2 है, तो भाग 1 भाग 2 दोनों एक ही पुस्तक में है। अब उसमें हम लोग जो याद करने की बात बताए, उसमें जो बेसिक चीज है, जो 8वीं तक आप 6ठी से भी आप पढ़ाई शुरू किए हैं अंग्रेजी, तो 7वें 8वें तक जो आपको, अगर आप विद्यार्थी अगर बहुत ही क्लास में उत्कृष्ट आपका नहीं रहता है परफॉर्मेंस, उसके बावजूद भी जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलती है उसको आप यहाँ पे शुरुआत में देखें, जहां से बुक शुरू हुआ है इंपोर्टेंट नोट में, वहां पे आप खुद रिकॉल करें, ध्यान करें कि मैं खाता हूं तो क्या हो जाएगा, और उसमें आप पैटर्न देखें। आप कुछ भी आपको स्ट्रक्चर के ऊपर में नहीं जाना है, आप पैटर्न देखें और उसको याद कर लें। अब देखिए कि चूंकि हम अंग्रेजी की बात करते हैं, तो अब हम लोग संस्कृत भी जो पढ़ते थे तो याद तो करते थे ना, सहतो ते के साथ तीतः अंति लगेगी, और फिर पठ धातु है तो सह के साथ पठती हो जाएगा, और उस तरह से हम दूसरे को सहतो ते तीतः अंति से या दूसरे वाक्य बनाएंगे। तो एक जब पैटर्न आपको समझ में आ गया, तो इस पैटर्न से, और जिसका उदाहरण अभी दिया गया, उस पैटर्न के आधार पे एक पैटर्न पे अनंत वाक्य बन सकते हैं। अब इसमें अब जैसे देखें कि इस तरह के 50 या 55 तरह के पैटर्न बनाए गए हैं, और उसको आपको बताया गया है, उसमें 10 या 12 या 4 या 5 हर एक के टेबल बना के दिए गए हैं। उसमें अब आपको देखना है कि हिंदी में क्या है, उस पैटर्न का किस तरह का पैटर्न है, और उसका अंग्रेजी में क्या अनुवाद लिखा हुआ है। अब जब आप ये समझ लेते हैं तो उसके बाद उसमें खाली जगह है, क्योंकि ये एक वर्कबुक जैसा भी मैंने बनाया है कि आप कुछ नहीं, पेंसिल यूज करें, इंक पेन ना यूज करें। अब जो खाली जगह है उसमें हिंदी वाले सेक्शन में एक नया वाक्य फिर से आप स्वयं बनाएं, हिंदी के लिए हिंदी में बना लें, हिंदी में बनाएं। अब जैसे कि कोई भी टाइप को आप पकड़ लें तो उसमें जो 3-4 वाक्य बने हुए हैं उसका अगला वाक्य आप बनाएं। कहीं भी हर एक टेबल में कम से कम 6 या 7 या 8 खाली रो हैं, उसमें पंक्तियां हैं, आप उतने वाक्य बनाइए पेंसिल से, और फिर उसका जो अंग्रेजी में पैटर्न है उसके ऊपर में स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए। और इस माध्यम से आप देखेंगे कि अनंत वाक्य बन सकते हैं। सही बात। कि केवल आपको धीरे धीरे अपना वोकैबुलरी, आपका शब्दकोश स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और कुछ वाक्य आपको जो पैटर्न में आप देखेंगे कि उसमें वर्ब 1, वर्ब 2, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, ये याद करना है। अब वोकैबुलरी मैं तो कहता हूं कि आप प्रतिदिन 2 अंग्रेजी का शब्द, आप कहीं भी हैं दुनिया के किसी कोने में हैं, और अगर आपने ठान लिया है कि 2 अंग्रेजी का शब्द मुझे प्रतिदिन बढ़ोतरी करनी है अपने शब्दकोश में, अपने ज्ञान कोश में, तो ये कौन सी बड़ी बात है। और कुछ जो वर्ब हैं उसके आप पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल जो उस बुक के अंत में दिया गया है आप याद कर लें।
और जब आपने याद कर लिया तो उसके बाद आपको उस टाइप पे पारंगत हो गए, आप स्वयं, ये स्वाध्याय हुआ। जी। स्वाध्याय हुआ। और उसके बाद उस टाइप पे आप क्या करें, तो एक छोटा सा ग्रुप बनाएं, जहां जिस परिवेश में आप रहते हैं, आप जिनके साथ खेलते हैं उन्हीं के साथ बनाएं, 3 लोगों का बनाएं, और उसके साथ एक पुस्तक लेके आए। आज टाइप 1 पढ़ेंगे हम, टाइप 2 कल पढ़ेंगे, और टाइप 1 पढ़ने के बाद आप उन्हें बनाने दें हिंदी का वाक्य, और आप अंग्रेजी में उत्तर दें, या आप हिंदी में बनाएं, उनको अंग्रेजी में उत्तर देने दें। और इस तरह से आप एक दूसरे के साथ ये स्टडी कीजिए। और घर में आके अब बताइए कि घर में आने के बाद अब आज के बच्चे 15 साल से ये इस तरह के कोर्स का ये लाभ ले सकते हैं। अब बताइए 15 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता कितने उम्र के हैं, 35 या 40 के। ग्रामीण परिवेश में तो यह उम्र का अंतराल और कम होता है। तो मैं बोलता हूं कि अपने घर में माँ के साथ ये शेयर कीजिए, या मैं माँ को बोलूंगा कि आप स्वयं इस किताब में पढ़ें और अपनी बिटिया के साथ इसको शेयर कीजिए, और देखिए कि वो बच्चे ने अपने दोस्तों के साथ क्या सिखाया है और घर में क्या डिस्कस करता है। अच्छा, इस किताब में मैं जो देख पा रहा हूँ 2 भाग हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 जी। क्या एक बार बताएंगे क्या मतलब क्या हुआ पार्ट 1 का और पार्ट 2 का इस किताब? अब पार्ट 1 यही हुआ जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि जिस तरह से अभी एक टाइप के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, उस तरह से 50 या 60 टाइप होते हैं। मैं तो बल्कि चुनौती दूंगा बच्चों को, या केसीएस फाउंडेशन के माध्यम से जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, कि इसमें अगर 50 टाइप हैं तो मैं ये आशा करता हूं कि वो 51वां टाइप जो इसमें नहीं है मुझे बताएं, और मुझे खुशी होगी कि अगले बार जब उसके अगले संस्करण में उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो उसको प्रैक्टिस करें बच्चे को छोटे से ग्रुप में, और छोटे से ग्रुप में के बाद, और उन्होंने वो 3 का जो ग्रुप बनाना है, वहीं पे वो माहौल, वहीं पे वो वातावरण क्रिएट करना है। अब उनके साथ वो अगर 2 घंटा ये सोच लें कि हमें हिंदी और अंग्रेजी इसी कोर्स के आधार पे ही बात करने हैं, और हम अंग्रेजी में ही बात करेंगे, तो अब देखिएगा कि 2 महीने या 3 महीने के अंदर ये 50 से 60 तरह के वाक्य टाइप के ऊपर में वो उनको एक अधिकार मिलता है। और उसके बाद वो फिर जब बोलना शुरू करते हैं साथ में, तो देखा जाए तो वो उनका कंटेंट तैयार हो जाता है। तो यही उद्देश्य है पार्ट 1 का, कि आप बच्चों को या युवक युवतियों को जो रोजगार के अवसर पाना चाहते हैं, या बल्कि घर में रहते हैं तो भी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा के साथ यही एक है कि अब इसकी उपयोगिता के चलते इसका महत्व है। तो अब आप अपने लिए भी, अगर भले ही आप इसको व्यवहार में न लाएं या आपको इसकी जरूरत न पड़े, तो भी लेकिन सीखने में क्या हर्ज है। और अगर आप सीख गए और आपके साथ आपके बच्चे सीख लेते हैं, तो अब बताइए अब क्या कमी रह गई। और जितने तरह के वाक्य हम बनाए हैं, इसमें आप देखे होंगे कि इसमें कहीं भी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, कहीं भी हम ये नहीं बताते हैं इसमें नॉन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और उसको कौन सा डिग्री। हम कहीं भी नहीं बताए हैं बच्चों को कि ये देखो इसमें एक्टिव वॉइस इस तरह से होगा, पैसिव वॉइस इस तरह से होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, नरेशन ये होता है। इवन टेंस के ऊपर में भी जो बताया गया है, वो चीज देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया है। तो उसमें बच्चे जो बातचीत करते हैं वो टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं या वाक्य की बात करते हैं, और जब वाक्य के ऊपर में उन्हें अधिकार हो जाता है तो कंटेंट तैयार हो गया। अब रही बात पार्ट 2 की, जब हमारे पास कंटेंट है तो उसके बाद बात आती है कि अब उसको डिलीवर कैसे किया जाए, सहजता से कैसे डिलीवर किया जाए। अब देखिए जैसे हम आप यहाँ बैठे हुए, कंटेंट तैयार है, और अगर मैं नर्वस हूं तो क्या मैं डिलीवर कर पाऊंगा जो मैं बताना चाहता हूं बच्चों को। अब ये सॉफ्ट स्किल है, और उस सॉफ्ट स्किल को आपके पास कंटेंट मौजूद है, आपको मालूम है कि आपको क्या बोलना है। लेकिन जब पंकज जी के सामने में आपको इंटरव्यू देना है, या पंकज जी आपसे जॉब इंटरव्यू लेंगे, या आपका ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, तो क्या अपनी मन स्थिति ऐसी रहती है जिसके चलते हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें, हम वो प्रदर्शन कर सकें जिसके लिए हम तैयार बैठे हैं या तैयारी कर चुके हैं।
यही चीज पार्ट 2 में बताया गया है, और पार्ट 2 संक्षिप्त है। एक बार मुझे अपने सेल्स टीम के लिए भारत में, मैं हिंदी प्रदेश के में मध्य प्रदेश में मैंने ये कंटेंट तैयार किया था, क्योंकि बहुत सारे मीट होते थे सीमेंट इंडस्ट्री में, और मैं देखता था कि बच्चे लोग टेक्निकली साउंड है जो हमारे टीम में है, लेकिन अब उन्हें जो फेस करना है लोगों को, वहां पे वो घबरा जाते हैं। तो हमने सॉफ्ट स्किल के ऊपर में एक समरी बनाया, और वही समरी मैंने इस किताब में लिखे हैं। और इस समरी के माध्यम से आप ये सॉफ्ट स्किल के स्किल्स के माध्यम से आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जो आपको आता है। और इसी के लिए उस पार्ट 2 का नाम दिया गया है फेसिंग पीपुल स्मार्टली। और आप देखे होंगे कि पार्ट 2 तो और भी बहुत छोटा है, 5 या 6 पेज का है, लेकिन और उसका और खुशी की बात इसमें ये भी है कि हिंदी में भी है, वही चीज अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो आप देखा जाए तो हिंदी भी पढ़े, अंग्रेजी भी पढ़े। और पार्ट 2 में सबसे विशेषता ये है कि लास्ट में जो एक पृष्ठ है, अंतिम पृष्ठ, केवल उसी को अगर पढ़ लें और उसके ऊपर में प्रैक्टिस करें, उसमें जो निर्देश दिए गए हैं, गाइडेंस दिया गया है, तो मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट होगा। तो इस तरह से इस पुस्तक में आप कंटेंट भी हो जाता है कि तैयारी के लिए आपको उत्साहित किया जाता है, और मटेरियल दिया जाता है, साथ ही साथ आपको मनस्थिति आपकी बनी रहे अच्छी, जब आपको प्रदर्शन करने की जरूरत हो तो उसके लिए भी तैयार कराया जाता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये है कि ये जो पुस्तक है, क्या ये क्लासरूम में पढ़ना अनिवार्य है, या कहीं भी लोग अपने स्वाध्याय के माध्यम से भी इसका लाभ लिया जा सकता है? ऐसा जरूरी है या कोई इंस्ट्रक्टर हो वही पढ़ाए, या खुद से कर ले बच्चे लोग अपने आपस में मिल बांट कर? ये बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछे हैं पंकज जी, और मैंने दोनों तरीके से मैंने देखा है कि बच्चे किस तरह से लाभ लेते हैं। एक चीज तो स्वीकार हम करते हैं कि गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। अगर कोई भी विषय पुस्तक कहते पुस्तके विद्या पर हस्तगतं धनम, तो अब जो पुस्तक में किताब विद्या है, अब आप कितने आप जागरूक हैं, कितने आप उत्साहित हैं, कितने आपको आप आगे देखते हैं कि आपको किस हिसाब से प्रेरणा है कि आप स्वयं पढ़ने लगे और अभ्यास करने लगे। तो अब मैं क्या कहूं कि जो शिक्षक हैं वो अगर क्लासरूम में पढ़ाते हैं और बच्चे ग्रुप बना के, इसी तरह से ग्रुप बना के और टाइप बैच पढ़ाते हैं, वो आइडियल है, वो आदर्श है। लेकिन क्या आदर्श संभव है? तो आदर्श अगर संभव नहीं है तो आपके लिए और आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो ये अगर पुस्तिका ही आपके पास उपलब्ध है और एक छोटा सा वातावरण अपने घर में और अपने मित्र मंडली में आप बना लेते हैं और 2 या 3 महीना के अंदर तक आप अनुशासन के साथ इसको पालन करते हैं, इसमें जो बताया गया है, तो मेरे हिसाब से उसकी तो भी आप दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। अब अर्जुन हमारे यहाँ नहीं बन पाए, अगर नहीं बन पाए तो एकलव्य भी तो बने हैं, वो भी तो हम लोगों के इतिहास में बताया गया है। लेकिन ये स्वयं पर निर्भर करता है कि आप में कितना ड्राइव है। हम और आप रिकमेंड कर सकते हैं कि बच्चे आप अपने विषय में दक्षता ला रहे हैं, अच्छी बात है। जब आप देश या विदेश में जाएंगे या नौकरी अपने ही देश में ढूंढेंगे, तो इस चीज को हम लोग भले ही अप्रिशिएट करें या नहीं करें, लेकिन यह मजबूरी है, इसे आपको सीखना ही होगा। और सीखना बिना ग्रामर के बताए हुए जिस रूट से आपको कठिन लगता है, उसके बदले आपको सब्स्टिट्यूट दिया जाता है और उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाया जा रहा है इस किताब के माध्यम से, तो यह एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। जी जी जी। अच्छा, एक और सवाल ये है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद छात्रों को आगे क्या करते रहने की सलाह देंगे? वोकैबुलरी, दूसरी बात प्रैक्टिस, तीसरी बात, अब जैसे देखिए ग्रामीण परिवेश में भी आप कई सारी चीजें सुलभ हैं वहां, जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं। आपको स्मरण होगा कि ऑल इंडिया रेडियो पे हिंदी में एक समाचार होता है 5 मिनट का, और उसके बाद 5 मिनट का इंग्लिश में होता है, वाइस वर्सा।
9:15 में हम लोग हिंदी में 8:45 से 9 हिंदी में रेडियो से समाचार सुनते हैं, और सब संभवतः अभी भी होता होगा, चल रहा होगा। और मैं बच्चों को यही कहूंगा, जो लाभार्थी हैं, आपने पढ़ लिया, लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप हर एक वाक्य को कैसे आगे भी आइडेंटिफाई करते रहेंगे? तो उसके लिए तरीका है, आप सुने और बोलें। अब हिंदी में कोई अगर 5 मिनट का समाचार बुलेटिन सुनते हैं और उसके ठीक बाद 5 मिनट में अंग्रेजी में सुनाई जाती है आपको, आप दोनों पे गौर करें, दोनों को दो भाषा के हिसाब से पिकअप करने के लिए गौर करें। कोई भी किताब, आपके यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नहीं आता होगा, चलो मान लिया, लेकिन अंग्रेजी की कोई किताब तो है, कोई लेख तो आप देख सकते हैं, कोई उपन्यास तो मिल सकता है। आप इसको पढ़ने के बाद उस उपन्यास को पढ़िए, उस कहानी को पढ़िए, और आप हर एक उसमें जब आप मीनिंग निकालते हैं तो आप उसके टाइप के पैटर्न को देखिए। आपको आप स्मरण कर पाएंगे कि ओ, इस टाइप के बारे में इसकी किताब में पहले ही लिखा हुआ था, और ये मुझे ये आती है। और इस तरह से अपनी दक्षता आप और बढ़ा सकते हैं। और इसको तो बिना प्रैक्टिस किए हुए तो नहीं बोला जा सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहना है, बोलते रहना है, सुनते रहना है। और जी, आप ये भी सलाह जरूर आप देना चाहेंगे कि अगर उनसे गलती भी हो रही है तो रुके नहीं, बढ़ते रहे। एक्चुअली पंकज जी, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है इस माध्यम से, क्योंकि मैं बता रहा हूं, अपने यहाँ मातृभाषा में लोग गलती में बोलते हैं, या हम आप हिंदी में गलती बोलेंगे तो लोग ध्यान नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोल रहे हैं तो तुरंत न उसे मजाक में लिया जाता है। मैं ये कहूंगा कि इस पुस्तक के माध्यम से बिना ग्रामर पढ़े हुए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखें और बोलें, यही इसका एक वाक्य में अगर लक्ष्य है। और जब आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं, और देखिए बच्चे तो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, भले ही वो अंग्रेजी उनको माध्यम से नहीं पढ़ाया गया, लेकिन उनको मालूम है कि अगर मान लीजिए कहीं पे फंस गए कि अरे हमें हिंदी में तो हम ये सोच रहे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली अंग्रेजी में समझ में नहीं आता है कि क्या होगा। ओ, इस स्पीक वेल किताब में भी ये टाइप हमको नहीं याद है कि इसमें था या नहीं, तो कोई बात नहीं, उसको हिंदी में दूसरे ढंग से आप उसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे ये सोच लीजिए, और फिर उसका करेक्ट इंग्लिश क्या होगा जो आपने उस टाइप में पढ़े हैं, आप उस तरह से व्यक्त कर लीजिए। तो देखिए, ये भाषा जो है सो व्यक्त करने का माध्यम है। और मैं यही कहूंगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद, और विद्या तो बांटने से बढ़ती है, तो मैं यही कहूंगा, आप सीख रहे हैं और पढ़ लिए हैं, आप 4 बच्चे को पढ़ाइए, अपने से जूनियर क्लास में अपने छोटे भाई को पढ़ाइए, अपने छोटी बहन को पढ़ाइए, और उसके बाद जितना बांटिएगा वो उतना बढ़ता रहेगा। तो यही मुझे लगता है, यही आपकी अपेक्षा है छात्र छात्राओं से यही बिल्कुल यही अपेक्षा है। और ये भी अपेक्षा होगी मुझे कि जब बच्चे या केसीएस फाउंडेशन के माध्यम से जो बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, मुझे खुशी होगी कि इसके ऊपर में फीडबैक दें। और उसको मुझे फीडबैक इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए नहीं कि यह कारगर साबित होगा या नहीं है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे इसका प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि ये कि इसी माध्यम से मैंने भी सीखा है। तो मुझे अब कहते हैं प्रत्यक्ष किंग प्रमाणम, मुझे क्या प्रमाण लेना है इस माध्यम से? मैं तो स्वयं इसका लाभार्थी रहा हूं इस हिसाब से। लेकिन बच्चे, अगर इस किताब में कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो उनको लगता है कि उसमें और ऐड किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है, या एक टाइप में हम कई बार 2-3 टाइप को कंबाइन कर दिए हैं, तो अगर उनको लगता है कि इसको थोड़ा सा सरलीकरण किया जा सकता है, तो वो मुझे अगले संस्करण में मुझे इससे हेल्प होगा, मुझे उससे सहायता मिलेगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस पुस्तक को लेकर आपकी आगे की क्या योजना है? एक योजना ये है जो इसको फिर से अगला संस्करण निकाला जाए, और थोड़े से और संशोधन के साथ और कुछ और एडिशन के साथ। दूसरा, जो अब मैं देखता हूं कि गांव में या सुदूर क्षेत्र में जहां पे अब इंटरनेट की व्यवस्था हो रही है और धीरे धीरे लोगों के पास स्मार्टफोन आते रहते हैं, उपलब्ध हो गए हैं हर एक परिवार में, तो मैं
चाहूंगा कि इसका एक ई बुक भी निकालूं। हाँ, और उसको उस माध्यम से हो सकता है कल को मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही घर में बैठ के, और अगर ये हो जाता है तो पुस्तक फिर उसका ग्रेटर रीच होता है, और उसमें फिर अब फिजिकली वो किताब उपलब्ध रहे नहीं रहे किसी भी क्षेत्र में, लेकिन वो ई बुक अगर अवेलेबल है तो बच्चे माँ अपनी मोबाइल में पढ़ेगी जो 35 साल की है, और उनका बेटा या बेटी 15 साल की है, वो दोनों साथ पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आजकल जब मातृभाषा के अध्ययन पर जोर दी जा रही है, तो देख ही रहे हैं, और हर जगह जोर दी जा रही है, आपको लगता है कि अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करना कॉन्फ्लिक्टिंग है? ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको स्मरण होगा कि दुबई में 4 वर्ष पहले पहली बार संभवतः इंडोर एक मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मिथिला के बहुत सारे परिवार जमा हुए, और उसकी जिम्मेदारी मेरी बहन और मुझे मिला था, और हम लोगों ने उसको सांस्कृतिक रूप दिया। उसमें 2 साहित्यकारों को भी हम लोगों ने याद किया, नमन किया। उनका नाम सुमन जी, जो डॉक्टर श्री सुरेंद्र मिश्र सुमन, मैथिली के इतने बड़े साहित्यकार स्वर्गीय, और स्वर्गीय डॉक्टर अमरनाथ झा, उनको हम लोगों ने याद किया। जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि ये लोग केवल मैथिली के ही विद्वान नहीं थे, वो संस्कृत पे भी उनकी दक्षता उतनी ही थी, हिंदी में भी थी। डॉक्टर अमरनाथ झा तो मैथिली, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी के भी उतने ही बड़े विद्वान थे। तो अंग्रेजी का शेक्सपियर कहा जाता था। हाँ, और बताएं कि उन्होंने ये भी मैसेज जो कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा और बताया गया ऑडियंस को, उनका ये भाषण का एक अंश था जिसमें बताया गया है कि हिंदी और मैथिली दोनों एक साथ, दोनों का विकास कैसे हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि हमारे जो विद्वान रहे हैं वो स्वयं बहुभाषी ही नहीं, बहुत भाषाओं पे उनका एक अधिकार रहा है, और हम सब अपने मातृभाषा के लिए संकल्पित हैं। मेरे अपने परिवार में मेरे पूज्य चाचा जी हिंदी और मैथिली के सेवक हैं, बड़े सेवक हैं। मेरे पिताजी वो मैथिली पाठशाला में मैथिली अभियान में अग्रणी भूमिका है। तो हम सब और आप सब मिलके अपने भाषा के प्रति तो कृत संकल्पित हैं ही, लेकिन उसके अलावे अगर हम दूसरी भाषा के ऊपर में भी जानकारी ले सकते हैं और वह हमें आर्थिक विकास या व्यावसायिक विकास में अगर मुझे सहायता प्रदान करता है, और ये चीज एक साइकिल है, और इस तरह से जब आप दूसरे भाषा को सीखते हैं और जब आप बहुत भी सीख जाते हैं और अपने भाषा से दूर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज न कल आप पीछे जरूर मुड़ते हैं, देखते हैं कि आखिर ये तो हमारा कृत्रिम रूप है और कृत्रिम भाषा है, लेकिन हमारी ओरिजिनलिटी क्या है। और जब आप उस रूप से भी अपने भाषा की तरफ देखेंगे तो आप अपने भाषा को और मजबूती ही प्रदान करेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी है इस किताब के बारे में जो हमारे क्वेश्चन थे। मुझे लग रहा था कि इसका जवाब बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों में पुस्तकें बांटी गई है। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो नहीं जुड़ पाए इस लाइव में, ये जो वीडियो है इसको हम एक YouTube चैनल पे रखेंगे, ताकि फ्यूचर में भी अगर किसी को समझना हो कि इस किताब से कैसे लाभ लिया जा सकता है, वो लोग भविष्य में भी इस वीडियो को देख करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या ये सही माध्यम रहेगा? मुझे लगता है हो सकता है शाम का समय है, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन इस वीडियो को हम लोग एक YouTube चैनल पर रखेंगे, और उसका जो एड्रेस है YouTube चैनल का, उसको हम लोग केसीएस फाउंडेशन के पेज पर शेयर करेंगे। ठीक है धैर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इतना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी पंकज जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं केसीएस फाउंडेशन को और बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।